दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए वो स्पीच से ही संबंधित है। और कल पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। कुछ इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं, तैयार किए गए हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही डिस्कस होगा आप लोगों के बीच में। और आई होप कि आप लोग इसको पिछला जो क्लास है उसको स्टडी किए हैं और इस क्लास को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मतलब वो कह रहा है कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है, मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन है कॉन्सोनेंट का, उसके बारे में वो पूछ रहा है कि मतलब क्या, मतलब कैसे किस तरीके से करना है या कैसे है, कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सारा सब कुछ इसमें बताया गया है। तो व्यंजनों के उत्पादन के लिए मुंह के कई भागों को संकुचित करके पूर्ण रूप से अथवा अपूर्ण रूप से, मतलब कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली रूप से उसको क्या करता है, बांट देता है, डिवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, जो हवा का बहाव है, हवा का बहाव और अवरुद्ध जो है वो हो जाता है। मतलब अवरुद्ध का मतलब होता है ब्लॉक्ड होना, मतलब रुक जाना। इससे उस बहाव को पूर्ण निर्देशित किया जाता है जिसे हम लोग जिसे व्यंजन मुंह से निकलते हैं। व्यंजन जानते ही हैं आप लोग, स्वर अलग व्यंजन अलग होता है। उनमें से कुछ व्यंजन घोष होते हैं और कुछ अघोष होते हैं। अभी हम आपको घोष और अघोष के बारे में भी बताएंगे कि घोष अघोष क्या होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र क्या है, स्वर यंत्र किस हड्डी से जो जुड़ा होता है। वो हड्डी का बात कर रहा है, कौन सी हड्डी का से जुड़ा होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो लैरिंग से जिस हड्डी से जुड़ा होता है ये इसका नाम है, इसी से जुड़ा होता है। हेयुड बोन जो होता है तो इसी से ये जुड़ा होता है। और इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, यह आपकी जीभ को सहारा देता है और बोलने और निगलने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये इसी को मतलब बोलते हैं कष्टिका अस्थि, मतलब हेयोइड बोन। हेयोइड बोन जो है ये आपके यहाँ पर है, ये किसको क्या करता है, बोलने में और प्लस निगलने में आपको अपनी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि आप लोग ईजिली बोल पाते हैं और कोई भी चीज़ निगलना होता है तो वो ईजिली आप निगलते हैं, उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, बात कर रहा है स्पीच चैन का, बात कर रहा है कि स्पीच चैन क्या होता है। तो स्पीच चैन देख लीजिए, संप्रेषण के लिए वक्ता एवं श्रोता के बीच स्पीच चैन के द्वारा सामंजस्य स्थापित किया। स्पीच चैन जो है मतलब जो बोलने वाला है और प्लस सुनने वाला, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाया जाता है, जिससे कि वो बोलने वाला जो बोल रहा है वो और सुनने वाला दोनों, मतलब जो वो बोल रहा है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं, उन दोनों के बीच में बैलेंस किया जाता है, सामंजस्य बनाया जाता है, जिसमें वक्ता अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करता है एवं श्रोता उसे सुनता है। तो श्रोता मतलब सुनने वाला और वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे स्पीकर हो गया। स्पीकर क्या करता है, वो बोलता है और सामने बैठ के लोग सुनते हैं। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस करना है, सामंजस्य करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण प्रक्रिया। जब हम लोग उच्चारण करते हैं उस प्रोसेस में जो है कौन कौन से अंग जो हैं वो भाग लेते हैं, कि मतलब कौन कौन से अंग का सहयोग होता है जिसके वजह से हम उच्चारण कर पाते हैं अच्छे तरीके से। अगर जितना भी यहाँ पे जो पार्ट्स दिया है, अंग दिया गया है जो उच्चारण के समय जो अपना सहयोग करते हैं उच्चारण में, अगर इनमें किसी में भी प्रॉब्लम होता है तो फिर हमको उच्चारण करने में या बोलने में हमको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहला कौन है, लिप्स है मतलब ओंठ, फिर दांत है, फिर जीभ है, कठोर तालु मतलब हार्ड प्लेट जो होता है। तो ऊपर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर शायद दिया होगा, नहीं दिया है कोई बात नहीं है, तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो फिर इसके बाद हार्ड प्लेट है,
फिर सॉफ्ट प्लेट है, फिर जबड़ा है, जैब बोन जिसको हम लोग कहते हैं, फिर इसके बाद नासिका गुहा है जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं। आप रिस्पिरेटरी सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पूरा इसको देखते हैं, मतलब जो साउंड का प्रोडक्शन वाला चैप्टर देखते हैं, तो वहाँ पर अगले कल जो मतलब इससे पहले जो क्लास अपलोड हुआ है, अगर आप उसमें देखे होंगे, उसको पढ़े होंगे, तो उसमें मतलब अच्छे तरीके से नेजल कैविटी ये सारा सब कुछ और जो स्पीच का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ये सारा सब कुछ उसमें बताया गया है अच्छे तरीके से। तो और अगला क्वेश्चन जो फिर इसके बाद जो चलेगा, तो उच्चारण से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उच्चारण प्रक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं। और इसके बाद अगला जो बात करेंगे तो वो बात है वतस्र व्यंजन, और इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं एल्बिलोरो, ठीक है ना, एल्बियोलोरो, ठीक, लर कॉन्सोनेंट है। ये ऐसा व्यंजन होता है जिसे उच्चारित करने के लिए जीभ के ऊपर भाग को वतस कटक से छुआ जाता है या पास लाया जाता है। कटक को रिज्ड भी कहते हैं। तो इसमें शब्द कौन कौन सा आएगा, मेन है कि मतलब कौन कौन से इसमें जो शब्द हैं वो कौन कौन सा आएगा, व्यंजन कौन कौन से आ रहे हैं। ना है, रा है, जा है और ला है। तो इसके बाद फिर हम अगला जो क्वेश्चन का बात करेंगे वो क्वेश्चन आपका है सिलेबल। सिलेबल पिछली बार भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेबल पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द दिया है और उससे संबंध उसमें कितना सिलेबस है, तो इसमें देख लीजिए। सिलेबल किसे कहते हैं, तो मतलब शब्द का वह भाग जो एक सांस में बोला जाए उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। एक सांस में जब हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, बुक, तो हम एक ही बार में बोल दे रहे हैं बुक, तो उसमें कितना सिलेबल है, एक सिलेबल आएगा। और इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं और स्वर व्यंजन के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। इसको हम स्वर के हिसाब से भी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं और दूसरे हिसाब से भी समझ सकते हैं, दूसरे हिसाब से भी उसको हम पहचान सकते हैं। मतलब एक सांस में बोलेंगे तो मतलब वो क्या होगा, सिलेबल होगा। और जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये ओ है वो क्या होता है, ये वोवेल्स है, तो इसमें कितना है, तो एक है, मतलब एक ही बार में इसको बोल दे रहे हैं। बुक लाइक, बुक लाइक, यहाँ पर हम लाइक को दो बार में बोल रहे हैं, तो देख लीजिए बुक एक ही बार में हो गया, ठीक है ना। तो अब जब हम लाइक का बात करेंगे, लाइक, तो दो बार मतलब हमको सांस लेना पड़ रहा है, तो मतलब दो क्या हो गया है, इसमें दो सिलेबल हो गया है। फिर उसी तरह बाइक का भी है, गो एक ही बार में बोल दे रहे हैं तो एक सिलेबल है। फादर दो बार, एक यहाँ पर है, ये भी मतलब क्या है, वो है वोवेल से ए, जो ए आई ओ यू ई जो है, ये पांच, ये जो पांच है ये क्या है, अपने वोवेल्स हैं। तो ए भी वोवेल्स में आता है और ई भी आता है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। मैन एक है तो ए भी हो गया। मून एक है, इसमें मतलब बुक और मून, क्योंकि एक ही बार में हमको बोलना है। जो एक बार में बोल देंगे बिना सांस लिए, एक बार में बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सिंगल सिलेबल होगा। और जो दो बार में बोलेंगे तो उसमें मतलब डबल सिलेबल होगा। तो सून, मून, सून, बून, तो ये क्या है, इसमें एक ही है। मदर, तो इसमें क्या है, दो। सिस्टर, हम दो बार में बोल रहे हैं, सिस्टर, दो बार में बोल रहे हैं तो इसमें दो सिलेबल हो गया। फिर अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 7, जीभ की ऊंचाई के आधार पर बोले जाने वाले कौन से स्वर हैं। तो छोटी ई है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जीभ की ऊंचाई के आधार पे आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं, ई, ऊ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं। फिर इसके बाद महाप्राण व्यंजनों के उदाहरण कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से उसमें जो है कंसोनेंट आता है, कौन कौन सा शब्द आता है। हिंदी का जो है इसमें खा है, घा है, चा है, जा, छा है और था है।
फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, फोनोलॉजी का बात करेंगे। तो फोनोलॉजी की बात करेंगे तो फिर इसमें देख लीजिए, तो फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्या है ये। इसमें वाणी की ध्वनि एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वाणी जो है उसकी ध्वनि और प्लस उसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं, जिसे हम ध्वन्यात्मक कहते हैं। ठीक है ना। अगर फोनोलॉजी जो है इसमें अगर ध्वनि और विशेषता का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? ध्वन्यात्मक। अगर मान लो जैसे क्वेश्चन दे देता है ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है। फिर ये 9 नंबर और ये 10 है, सॉरी। तो और इसके बाद मौखिक मोटर क्या होता है, इसमें आर्टिकुलेटर का आकलन करते हैं हम। आकलन में मौखिक मोटर आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मौखिक मोटर क्या है, आर्टिकुलेटर का अध्ययन करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन का जब बात करेंगे तो गुणवत्ता दोष मतलब क्वालिटी का जो प्रॉब्लम होता है बच्चे में, वो किस कारण होता है? अगर मतलब कठोर आवाज़ आ रही है और फिर उसके बाद कर्कश आवाज़। कर्कश आवाज़ मतलब उसका कोई मतलब ना हो, बेसुरा हो, आवाज़ एकदम मोटी मोटी आवाज़ आती हो, तो वो क्या है? कर्कश आवाज़ है। तो उसमें कुछ मतलब निकलता नहीं है, कुछ उसका मीनिंग नहीं निकलता है, जिससे कि उसमें प्रॉब्लम होता है और उसका मतलब गुणवत्ता का दोष उसको कहते हैं, क्वालिटी डिसऑर्डर। फिर इसके बाद डिस्फोबिया क्या होता है? इसमें आवाज़ जो है आंशिक रूप से चली जाती है। आंशिक मतलब कुछ समय के लिए चली जाती है, फिर रिटर्न आ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन का बात करेंगे तो आवाज़ या वाणी की गड़बड़ी के कारण क्या है, मतलब अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो ऐसा क्यों? तो उसमें पिच में दिक्कत आएगा, लाउडनेस में दिक्कत आएगा और क्वालिटी में दिक्कत आएगा, जिसके वजह से आवाज़ में दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग हैं, ब्रेन है और फिर स्पाइरल कार्ड है। ठीक है ना। कौन कौन सा है? ब्रेन है, स्पाइरल कार्ड है। फिर अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या है? 14 क्वेश्चन हो गया है, नंबर 15 है, सक्रिय उच्चारण अंग का क्या अर्थ है या क्या मतलब है? या जो होता है मौखिक गुहा में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और ध्वनि उत्पादन करने में सहायक होते हैं। जो साउंड प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, जिससे कि अच्छा साउंड निकलता है। और फिर इसमें जो सहायक हैं, जो पार्ट्स हैं, जो अंग जो सहायक होते हैं, जीभ है, ओंठ है और नीचे का जो जबड़ा होता है वो है, ये अपना योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस होने में, साउंड का प्रोडक्शन करने में। फिर उसके बाद जो दांत के द्वारा ध्वनि निकलता है दांत की सहायता से, वो कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तो उसमें ता, था, दा, धा, ना। अगर आप बोल के भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे तो वो उसमें जहाँ पे ज़बान टच हो रहा है, जैसे ता बोलेंगे तो ता क्या है? ता जो है ज़बान जो है दांत से टच होता है, तो वही दंत ध्वनियाँ हो गई, तो उसी को हम लोग कहते हैं दंत ध्वनियाँ। वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि दांत की ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो जो दांत के द्वारा उत्पन्न हो ध्वनि, उसी को हम दांत कहते हैं। मतलब जब जुबान जो है दांत को छुए, ठीक है ना, तो जुबान और वो भी पीछे वाले हिस्से को, ता, था, दा, धाना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जो दंत ध्वनियाँ हैं वो पिछले भाग को छूती है कि अगले भाग को छूती है? तो उसमें क्या है? पिछले भाग को छूती है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले। या ये भी हो सकता है दंत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ट्रू फॉल्स में दे दे आपको। और इसमें 5 दिया हुआ है, तो 5 में से कोई एक हटा के कोई दूसरा इसमें डाल दे, तो इसके वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ता, था, दा, धा, ना आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी ज़बान जो है दांत में टच हो बोलते समय, तो वो दांत वाली ध्वनियाँ हो गई, और नहीं टच हो रहा तो फिर वो दांत वाली टीथ वाला साउंड नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्वरों का जो वर्गीकरण है तो उसके कितने भाग हैं? तो 3 उपभाग हैं उसके। कौन कौन से हैं हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला कौन सा है? हास्य स्वर है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है हास्य स्वर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये सब क्या है? हम फटाफट बोल दे रहे हैं। देख लीजिए, छोटा, छोटी,
छोटा ऊ। तो फटाफट बोल दे रहे हैं, तो इसमें टाइम नहीं लग रहा, तो इसलिए हाथ से स्वर है। अब दीर्घ का बात आएगा, दीर्घ का सेम उल्टा हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसके वजह से इसे दीर्घ कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है दीर्घ स्वर मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसने लिखा है दो, ऊपर वाले से 2 गुना टाइम लगता है, मतलब हाथ स्वर से 2 गुना टाइम लगता है, इसके वजह से इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन सा आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सारे सब क्या हैं? ये दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल्स हैं। और आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है और MCQ में पूछ सकता है। तो या उस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, एक लाइन में लिखना दीर्घ स्वर को परिभाषित कीजिए या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आप इजीली लिख सकते हैं वह स्वर जिसमें अधिक टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है या अधिक टाइम लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या हास्य स्वर से दुगना टाइम लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर अब हम समझेंगे, मतलब जो दोनों से ज़्यादा टाइम ले, मतलब हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों से ज़्यादा टाइम ले, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या आता है, सुनो, रामा, ओम। तो इसमें क्या है? इन दोनों से ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपको ज़्यादा मतलब खींच के बोलना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है दोनों से। तो बड़ा आ ये हो गया। अब ओम बोलेंगे और बड़ा आ बोलेंगे तो दोनों में आपको अंतर खुद ही पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप अंतर करके, मतलब खुद से भी अंतर करके आप इसको मतलब क्लियरिफाई कर सकते हैं कि मतलब दोनों में टाइम किस में लग रहा है। अगर जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्या हो गया? प्लुलुप्त, मतलब दीर्घ से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब मतलब इस दीर्घ वाला एक अक्षर ले लीजिए, उसको बोल लीजिए और फिर इसको ले लीजिए, तो दोनों में अंतर खुद ही पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो प्लुलुप्त स्वर है, जिसमें उससे कम लग रहा है तो वो दीर्घ है, और दीर्घ से कम लग रहा है तो वो हास्य स्वर है। ये तीनों का अंतर आपको कि आई होप कि पता चल गया होगा। हास्य में क्या है? कम टाइम लगता है। दीर्घ में क्या है? हास्य से डबल टाइम लगता है। और प्लुप्त में क्या होता है कि दोनों से ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है, 3 गुना मतलब। तो इसके वजह से उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो जैसे सुनो, रामा, राम, ओम, ये है, ये क्या है? ये इसमें टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये प्लुप्त स्वर है। आई होप ये आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप लोग इसको मतलब में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें क्या है? कंठ के माध्यम से, जो कंठ के द्वारा जो निकलता है, अक्षर जो निकलते हैं, तो आप देख लीजिए का, खा, गा, घा, बोल के भी आप लोग कर सकते हैं। तालु से जो निकलता है चा, छा, जा, झा, बड़ा सा। फिर उसके बाद मूर्धन्य जो है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, खटकोड़ वाला सा, ठीक है ना। तो इसके बाद वतस्र ऊपर जो अभी पढ़े हैं आप, ला, रा, ना, सा, ये सब इसमें आएगा। और दांत वाला तो आपको बता ही दिए, ता, था, दा, धा, ना, सा ये गलत दे दिया है शायद, क्योंकि सा टच नहीं कर रहा है ज़बान पे। ता, था, दा, धा, ना, ये 4 ही टच कर रहे हैं। हल्का सा करता है सा, हल्का सा करके आता होता है। फिर ओठ का, ओठ से कौन सा ओठ दोनों, जब हम लोग के दोनों लिप्स जो हैं आपस में टच हो जाते हैं, ये कौन से अक्षर बोलने से होता है? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो 5 अक्षर हैं, जो व्यंजन हैं, ये पांचों बोलने में हमारे जो ओठ हैं वो टच होते हैं। और दांत और ओष्ठ दोनों को मिला के वा, फा, वा, फा। तो ये दोनों का ये इन दोनों में दांत और ओष्ठ में टच हो रहा है, पा, वा। तो इसके वजह से ये दोनों इस दंत ओष्ठ में आएंगे, मतलब दांत और ओठ को मिलाकर ये दोनों बनते हैं। जब हम बोलते हैं तो दांत और ओष्ठ में टच होता है, तो जिसकी वजह से ये दोनों अक्षर बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैंने डाल दिया बस ऐसे ही, जिससे कि आप लोगों को मान लीजिए हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले,
ट्रू फॉल्स में पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए मैंने डाल दिया है इम्पोर्टेंट समझ के। और ये टेलीग्राम का लिंक है आप लोगों का, और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ जो भी है, ये इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप लोग इसको पीडीएफ जो है निकाल कर या उससे नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे, उसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और जो मेरा प्रयास है वो आपको समझ में आ रहा है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और कोई लाइक शेयर के लिए तो आप लोग है ही हैं, वो सब आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों के लिए अगला क्लास भी तैयार करना है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।